मात्रक और मापन की दुनिया में गोता लगाएंगे। ये सिर्फ फिजिक्स के कुछ नियम नहीं हैं, बल्कि ये तो एक पूरी की पूरी भाषा है। एक ऐसी जबान जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो चलिए इस भाषा को सीखना शुरू करते हैं। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये कायनात एक सीक्रेट लैंग्वेज, एक गुप्त भाषा में लिखी गई हो? और अगर ऐसा है तो क्या हम उस भाषा को सीख सकते हैं? आज हम इसी सोच के साथ फिजिक्स के सबसे सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, किसी भी चीज को अगर नापना हो तो हमें हमेशा दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो है नंबर, जैसे यहाँ दिख रहा है 287.5, और दूसरा है एक स्टैंडर्ड, मतलब एक मानक जिससे हम तुलना कर सके, जैसे कि सेंटीमीटर। तो एक नंबर हमें बताता है कितना और मानक बताता है किस चीज का। इन दोनों में से एक भी न हो तो पूरी बात अधूरी है। और जानते हैं, इसी स्टैंडर्ड, इसी मानक को हम कहते हैं मात्रक या यूनिट। सीधे शब्दों में कहें तो ये नापने का एक तय किया हुआ, माना हुआ पैमाना है। इसे हमारी भाषा का पहला और सबसे जरूरी पत्थर समझ सकते हैं। तो ठीक है, अगर फिजिक्स एक भाषा है तो सबसे पहले हमें उसकी वर्णमाला यानी उसका अल्फाबेट सीखना होगा, है ना? और ये अल्फाबेट और कुछ नहीं बल्कि यही स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। पता है, पहले के जमाने में ना नापतोल को लेकर बड़ी गड़बड़ थी। कहीं सीजीएस सिस्टम चल रहा है, कहीं एफपीएस, तो कहीं एमकेएस। अब जरा सोचकर देखिए, ऐसे में साइंटिस्ट्स के लिए एक दूसरे का काम समझना कितना मुश्किल रहा होगा। बस इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए 1971 में पूरी दुनिया एक साथ आई और एसआई सिस्टम को अपनाया। आज यही हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और इस एसआई सिस्टम की जो नींव है ना, वो है ये 7 बेस यूनिट्स। लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, और भी 4 हैं। इन्हें आप फिजिक्स के अल्फाबेट के 7 जादुई अक्षर मान लीजिए। और सबसे कमाल की बात क्या है, दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, वो इन्हीं 7 अक्षरों को मिलाकर बनती है। अच्छा, तो अब हमारे पास अल्फाबेट तो आ गए, तो चले अब इन अक्षरों से कुछ शब्द बनाना सीखते हैं। फिजिक्स की दुनिया में इन शब्दों को कहते हैं व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखिए, ये कितना आसान है। हमने लंबाई का यूनिट लिया मीटर और समय का यूनिट लिया सेकंड। जब इन दोनों को मिलाया तो हमें एक नया शब्द मिल गया, वेग यानी वेलोसिटी। और इसका यूनिट क्या बना? मीटर पर सेकंड। ये बन गया हमारा पहला डिराइव्ड यूनिट। और मजे की बात यह है कि अब हम इस नए शब्द का इस्तेमाल करके और भी शब्द बना सकते हैं। हमने वेग यानी मीटर पर सेकंड को लिया और उसे फिर से समय यानी सेकंड्स के साथ मिला दिया। नतीजा, हमें एक और नया शब्द मिला, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब देखिए, जब हम द्रव्यमान यानी किलोग्राम को इस त्वरण यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मिलाते हैं तो हमें मिलता है फिजिक्स का एक बहुत ही पावरफुल शब्द, बल यानी फोर्स। और इस खास कॉम्बिनेशन को महान वैज्ञानिक न्यूटन के सम्मान में न्यूटन भी कहते हैं। देखा कैसे बस कुछ अक्षरों से हमने एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बना लिया। तो शब्द तो बन गए, पर इनका असली मतलब क्या है, इनकी आत्मा क्या है? यहीं पर एंट्री होती है विमा यानी डायमेंशन की। इसे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डीएनए समझ लीजिए। ये हमें बताता है कि वो क्वांटिटी असल में बनी किन चीज़ों से है, द्रव्यमान m, लंबाई l या समय t से। और इस भाषा का ना एक गोल्डन रूल है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। ये सीधा सीधा कहता है कि आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जोड़ या घटा सकते हैं जिनका डीएनए एक जैसा हो। मतलब जैसे आप सेब में संतरे नहीं मिला सकते, वैसे ही आप फोर्स में वेलोसिटी नहीं जोड़ सकते। किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ का डीएनए हमेशा सेम टू सेम होना चाहिए। तो अक्षर हो गए, शब्द भी हो गए। अब बारी है इस भाषा की ग्रामर सीखने की। ये ग्रामर हमें सिखाएगी कि अपनी बात को, अपने मेजरमेंट को कितनी ईमानदारी और सफाई से कहना है। इस ग्रामर का सबसे जरूरी रूल है सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये एक तरह से साइंटिफिक ईमानदारी है। मतलब जब भी हम कोई चीज़ नापते हैं तो हम सिर्फ वही डिजिट लिखते हैं जिन पे हमें पूरा भरोसा है, और साथ में सिर्फ एक ऐसा डिजिट जिस पे थोड़ा शक हो।
इससे ये साफ साफ पता चलता है कि हमारा नापने वाला औजार कितना सटीक है। अब सवाल उठता है कि भाई कौन से अंक सार्थक हैं और कौन से नहीं। तो इसके लिए कुछ पक्के नियम हैं। ये जो फ्लो चार्ट है ना, इससे ये बात एकदम आसान हो जाती है। जैसे क्या नंबर में डेसिमल है? अगर है तो रूल अलग है, अगर नहीं है तो रूल कुछ और है। ये नियम बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कि ये ग्रामर इतनी ज़रूरी क्यों है। अगर कोई लिखे 4700 मिलीमीटर तो देखने में लगेगा कि इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लेकिन अगर हम उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 4.700 × 10⁻³ मिलीमीटर तो एकदम साफ हो जाता है कि अरे हमारे पास तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स की जानकारी है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन सारा कंफ्यूजन ही दूर कर देता है। और जब हम इन नापी हुई वैल्यूज को लेकर कोई कैलकुलेशन करते हैं, मतलब गुणा भाग या जोड़ घटाव, तब भी इस ग्रामर के नियम काम करते हैं। सीधा सा हिसाब ये है कि हमारा जो फाइनल जवाब है वो हमारी सबसे कमजोर, सबसे कम सटीक नाप से ज्यादा सटीक नहीं दिख सकता। गुणा भाग के लिए अलग रूल है, जोड़ घटाव के लिए अलग, पर मकसद सबका एक ही है, साइंटिफिक ईमानदारी। तो अब हमारे पास अक्षर भी हैं, शब्द भी हैं और ग्रामर भी। अब हम तैयार हैं इस भाषा का इस्तेमाल करके इस कायनात की कहानियों को पढ़ने, लिखने और हाँ, जांचने के लिए भी। और इसका एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल है डायमेंशनल एनालिसिस। ये हमें फिजिक्स के वाक्यों यानी इक्वेशंस को चेक करने में मदद करता है कि वो ग्रामर के हिसाब से सही है भी या नहीं। जरा इस इक्वेशन को देखिए। इसके हर एक पार्ट का जो डीएनए है वो L यानी लंबाई ही है। इसका मतलब ये इक्वेशन लॉजिकली बिल्कुल सही है। लेकिन रुकिए, ये भाषा सिर्फ गलतियां ही नहीं पकड़ती, ये नई खोज भी कर सकती है। डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम असल में नए फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम सिर्फ ये मानकर निकाल सकते हैं कि वो उसकी लंबाई और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ये सच में कमाल है। तो चलिए एक बार फटाफट से अपनी पूरी यात्रा को देख लेते हैं। हमने शुरू किया अल्फ़ाबेट यानी बेस यूनिट से, फिर हमने बनाए वर्ड्स यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज, उसके बाद सीखी ग्रामर यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स, और आखिर में हमने रचा लिटरेचर यानी डायमेंशनल एनालिसिस। और ये सारी चीज़ें एक साथ आकर मिलती हैं काइनेटिक एनर्जी के इस खूबसूरत से इक्वेशन में। इसमें बेस यूनिट से बना अल्फ़ाबेट है, कैलकुलेशन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली ग्रामर है और इक्वेशन के दोनों तरफ डायमेंशनल होमोजेनिटी का लिटरेचर भी है। ये इस भाषा का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हाँ, पर एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है, एक डायमेंशनली गलत इक्वेशन तो हमेशा ही गलत होगी, लेकिन एक डायमेंशनली सही इक्वेशन ज़रूरी नहीं कि एकदम सही हो। ये हमें बताता है कि ये टूल बहुत पावरफुल है, पर इसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। और यहीं पर हमारे सामने एक आखिरी सवाल आके खड़ा हो जाता है। अगर ये भाषा फिजिक्स का एक लॉजिक चेक है, तो ऐसे कौन से छिपे हुए नियम या कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं जिन्हें ये भाषा देख ही नहीं पाती, पकड़ ही नहीं पाती? मतलब इस भाषा की अपनी सीमाएं क्या हैं और उन सीमाओं के उस पार क्या है? ये एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प सवाल है सोचने की।